नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। कौन होगा पाकिस्तान का अगला नया सेनाध्यक्ष? क्यों, और कैसे टूट रहा है चीन पर कोरोना का कहर? क्या हालात हैं रूस और यूक्रेन के जंग के मैदान से? और मलेशिया में कौन बना है 10वां प्रधानमंत्री? इसके अलावा होंगी कई अहम वैश्विक खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर अहम वैश्विक सुर्खियों पर। चीन पर कहर बनकर टूट रहा है कोरोना संक्रमण। गुरुवार को सामने आए 31,656 नए मामले। महामारी के बाद एक दिन में आने वाला अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। कई शहरों में सख्त लॉकडाउन से लोग परेशान। प्रतिबंधों के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं लोग। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर होंगे पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को सेनाध्यक्ष और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त करने का किया फैसला। राष्ट्रपति को भेजी गई दोनों नाम की सिफारिश। सुधारवादी नेता अनवर इब्राहिम बने मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री। शाही महल में सुल्तान अब्दुल्ला अहमद शाह ने दिलाई शपथ। सालों तक विपक्ष में रहने के बाद अनवर इब्राहिम को मिली है सत्ता। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कतर के सामने उठाया विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक को फीफा वर्ल्ड कप में आमंत्रित करने का मसला। कतर ने कहा जाकिर नाइक को फीफा विश्व कप 2022 में भाग लेने के लिए नहीं दिया गया कोई निमंत्रण। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हुए घातक हमले के बाद राजधानी के बड़े हिस्से में बिजली गुल। रूस ने हमले में हाथ न होने का किया दावा। यूरोपीय संघ रूस पर नवा प्रतिबंध लगाने की कर रहा तैयारी। रूस ने तेल की कीमत निर्धारित करने वाले देशों को गैस तेल सप्लाई नहीं करने का किया फैसला। और सबसे पहले खबरें एशिया महाद्वीप से। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो के आंकड़ों ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। एक दिन में इतने ज्यादा मामले आने के बाद चीन सरकार ने लॉकडाउन, यात्रा पाबंदियां और परीक्षण तेज करके टीकाकरण तेज करने की रणनीति अपनाई है। चीन की कोशिश है कि कोरोना को तेजी से फैलने से रोका जा सके। एक बार फिर तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर बुधवार को अगर देखें तो तकरीबन 31,454 से ज्यादा मामले चीन में दर्ज किए गए। यह महामारी की शुरुआत के बाद अब तक का उच्चतम स्तर है। घटते मामलों के बीच एप्पल प्लांट में श्रमिकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प के बाद झेंगजू शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया। जिस देश में कोरोना का कहर दुनिया भर में फैला, एक बार वही देश चीन कोरोना की मार से कराह रहा है। भले ही चीन जीरो कोविड की नीति का सख्ती से पालन करते हुए अब तक अपने कई शहरों में लॉकडाउन जैसे कड़े उपायों को अपनाए हुए है, लेकिन उसका प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ दुनिया कोरोना के मामलों से राहत की सांस ले रही है, तो वहीं चीन कोरोना के ताजा विस्फोट से जूझ रहा है। चीन में गुरुवार को 31,656 नए मामले दर्ज किए गए। 2019 के बाद चीन में एक दिन में आने वाला ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच बीजिंग, ग्वांगजू, चुआनकिंग समेत दूसरे कई शहरों में सख्त लॉकडाउन के कारण लोगों को घरों में ही रहना पड़ रहा है। एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी तरफ घरों में कैद से आम लोगों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। गुस्से में लोग सड़कों पर उतरकर सरकार की नीतियों के खिलाफ खुलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग अपनी ही सरकार से सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर कतर भी तो इसी ग्रह पर है जहां फुटबॉल का विश्व कप हो रहा है। कोविड प्रतिबंधों में ढील से लोग सामान्य जीवन जी सकते हैं, अन्यथा सब कुछ रुक जाता है। अगर चीजें लगातार रुकी रहती हैं, तो कितने ही लोगों के पास बचत खत्म हो जाती है और वो परेशानी में आ जाते हैं। और भले ही प्रतिदिन घर में रहने के लिए आपके पास पैसे हों, लेकिन ये जीवन नहीं है। कोरोना का प्रसार रोकने के लिए चीन में लॉकडाउन, बड़े स्तर पर टेस्टिंग और यात्रा संबंधी प्रतिबंध लगाए गए हैं। थकाऊ और उबाऊ प्रतिबंधों से लोग परेशान हैं। उनका मानना है कि अगर पाबंदियों में ढील नहीं दी गई तो अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। वास्तव में ओमिक्रॉन स्ट्रेन और अधिक गंभीर फ्लो वेरिएंट लगभग समान हो सकते हैं। बड़ी संख्या में लोगों में लक्षण देखे जा रहे हैं।
हालांकि मानव जीवन में तत्काल ज्यादा गंभीर नुकसान नहीं है। अब जबकि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढहने की स्थिति में है, तो ये महामारी अर्थव्यवस्था को और नुकसान पहुंचाएगी। चीन में कोरोना इस कदर पैर पसारे हुए है कि बीजिंग के स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। नए उपायों के तहत बीजिंग की यात्रा करने वालों को 3 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। चीन ने 11 नवंबर को कोविड-19 नियमों में ढील देने की घोषणा की थी। इसके तहत विदेश यात्रा के बाद अनिवार्य क्वारंटीन को भी खत्म कर दिया गया था। कई शहरों में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग को रद्द कर दिया गया था, लेकिन अचानक हुए कोरोना विस्फोट ने चीन को फिर वहीं लाकर खड़ा कर दिया है। महामारी के दौरान नौकरी पाना मुश्किल है। मैं अपने परिवार में इकलौता बच्चा हूँ। अब मैं खुद ही कार ऋण के भुगतान का बोझ उठाता हूँ। महामारी के दौरान नौकरी ढूंढना वास्तव में अधिक कठिन है। खाद्य और पेय उद्योग में कभी कभी कोई व्यवसाय नहीं होता है और आप महामारी के कारण डाइन इन को खोल नहीं सकते। चीन की स्थिति कितनी खराब है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बुधवार को झोंगझाओ शहर में पुलिस और आईफोन फैक्ट्री के हजारों की तादाद में कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट हुई। फॉक्सकॉन की आईफोन फैक्ट्री में कोरोना ने विकराल रूप धारण कर रखा है और कर्मचारियों को जबरन कैद करके रखा जा रहा है। यही नहीं, उन्हें पर्याप्त सैलरी भी नहीं मिल रही है। इन सब को लेकर कर्मचारी भड़क गए हैं और उन्होंने सरकार के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ की तलाश और कयास का दौर खत्म हो गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ के रूप में नियुक्त करने का फैसला लिया गया है। मुनीर जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर वही हैं जो पुलवामा में हुए कायराना आतंकी हमले के वक्त पाकिस्तान की ISI के चीफ थे। इन दोनों नियुक्तियों के क्या है मायने, पेश है हमारी खास रिपोर्ट। 1971 की जंग का फर्जी इतिहास बताने वाले, 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण से मुंह मोड़ने वाले, ऐतिहासिक और सैन्य दस्तावेजों के आईने में बेनकाब हो जाने वाले सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का उत्तराधिकारी आखिरकार पाकिस्तान ने ढूंढ ही लिया। शाहबाज शरीफ सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख नियुक्त करने का ऐलान किया है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर ने मंगला ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल कार्यक्रम के माध्यम से सैन्य सेवा में प्रवेश किया। उन्हें फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर को बाद में 2017 की शुरुआत में सैन्य खुफिया का महानिदेशक नियुक्त किया गया और अगले साल उन्हें ISI प्रमुख बनाया गया। हालांकि शीर्ष खुफिया अधिकारी के रूप में उनका कार्यकाल अब तक का सबसे छोटा कार्यकाल रहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान की सिफारिश पर 8 महीने के भीतर ही उन्हें बदल दिया गया। पाकिस्तान की राजनीति, कूटनीति समेत दूसरे क्षेत्रों में सेना का दबदबा माना जाता है, लिहाजा इसके प्रमुख पर दुनिया की निगाहें होती हैं। आसिम मुनीर को जनरल बाजवा का पसंदीदा अफसर माना जाता है। सेना प्रमुख के तौर पर बाजवा का कार्यकाल विवादों से भरा रहा, यहां तक कि उनके आखिरी दिनों में संपत्ति को लेकर नया विवाद खड़ा हुआ। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बाजवा के आर्मी चीफ बनने के बाद उनके परिवार की संपत्ति में अकूत इजाफा हुआ। पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। बाजवा का इमरान खान सरकार से लंबा टकराव रहा। यही नहीं, इमरान खान अब भी लगातार सेना पर हमला बोल रहे हैं। यह पहला मौका है जब किसी राजनीतिक शख्सियत ने इस तरह सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरकर हमला बोला है। राजनीतिक मामलों में दखल के बाद कई बार तख्ता पलट भी सेना की ओर से हुआ है। पाकिस्तान के अब तक के 75 साल के इतिहास में आधे से ज्यादा वक्त तक सेना ने पाकिस्तान में शासन किया है। कहा जाता है सैयद आसिम मुनीर को इमरान खान पसंद नहीं करते। ऐसे में उनकी नियुक्ति के बाद पाकिस्तान की सियासत क्या मोड़ लेती है, ये भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मलेशिया में चुनाव के बाद कई दिनों तक चले गतिरोध के बाद दिग्गज विपक्षी नेता अनवर इब्राहिम ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। वे देश के 10वें प्रधानमंत्री हैं। शनिवार को हुए आम चुनाव में मलेशिया में एक अभूतपूर्व त्रिशंकु संसद बन गई, जिसमें 2 मुख्य गठबंधनों में से किसी को भी बहुमत नहीं मिला था। अनवर इब्राहिम के नए प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में चल रहे कई राजनीतिक उठापटक खत्म होने की उम्मीद है।
1990 के दशक में मलेशिया के राजनीतिक क्षितिज का बड़ा नाम अनवर इब्राहिम सियासी दांव-पेच के उलझाव को तोड़कर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में 2-2.5 दशक का समय लग गया। गुरुवार को उन्होंने मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। पिछले सप्ताह शनिवार को हुए आम चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के कारण एक बार फिर सरकार बनाने को लेकर संकट पैदा हो गया था। चुनाव में अनवर इब्राहिम के नेतृत्व वाले गठबंधन पाक्तन हरपन ने सबसे ज्यादा 82 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री मोहिद्दीन यासी की पार्टी 73 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। वहीं यूनाइटेड मलय नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व वाले गठबंधन के खाते में 30 सीट आईं, जिससे सत्ता की चाबी उसके हाथों में होने की बात कही जा रही है। मलेशिया के किंग ने अनवर इब्राहिम और मोहिद्दीन से मुलाकात कर सरकार बनाने की स्थिति को स्पष्ट करने को कहा। बाद में स्थिति को देखते हुए किंग ने अनवर इब्राहिम के नाम पर मोहर लगा दी। मुझे लगता है कि फोकस अब इस देश के लोगों के कल्याण पर होना चाहिए। राजनेताओं को अपने अहंकार को छोड़कर देश सेवा करनी चाहिए, बल्कि इस देश को पुनर्जीवित करने की दिशा में काम करना चाहिए। मैं भी यही कर रही हूँ और लोग भी यही मांग रहे हैं। अपनी राजनीति नहीं बल्कि लोगों के लिए काम करें। अनवर की नियुक्ति लंबे सफर को तय करते हुए हुई है। अनवर विपक्षी नेता के रूप में 3 दशक की लंबी यात्रा के साथ उप प्रधानमंत्री से सोडोमी के दोषी कैदी तक का सफर तय कर चुके हैं। 75 वर्षीय अनवर सुधारवादी नेता के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री पद से वंचित किया गया था। वह 1990 के दशक में उप प्रधानमंत्री थे और 2018 में आधिकारिक प्रधानमंत्री इन वेटिंग थे। इस बीच उन्होंने सोडोमी और भ्रष्टाचार के लिए 1 दशक की जेल की सजा भी काटी। हालांकि उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित आरोप बताया था। उनके नाम का ऐलान होने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। 10वें प्रधानमंत्री के रूप में अनवर इब्राहिम की नियुक्ति के साथ मुझे लगता है कि ये मलेशिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाले राजनीतिक संकट का अंत है, जो 24 साल पहले शुरू हुआ था, जब उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद द्वारा सरकार से बर्खास्त कर दिया गया था। चुनाव में मलय समुदाय से मिले अप्रत्याशित समर्थन के कारण पूर्व प्रधानमंत्री मोहिद्दीन का मलय केंद्रित पेरिकटन नेशनल 72 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहा था। पैन मलेशियन इस्लामिक पार्टी 49 सीटों पर जीत के साथ इस गठबंधन का सबसे बड़ा दल बनकर उभरी थी। गतिरोध का समाधान उस समय हो गया जब चुनाव में 30 सीटें जीतने वाले यूनाइटेड मलय नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व वाले गठबंधन ने एक ऐसी एकता सरकार का समर्थन करने की सहमति जता दी जिसका नेतृत्व अनवर के हाथों में होगा। दोनों खेमों के बीच लंबे समय से जारी राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते मलेशिया की राजनीति में कुछ समय पहले तक इस तरह के गठबंधन की कल्पना करना भी मुश्किल था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख ने गुरुवार को मानवाधिकार परिषद में एक भाषण में ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अनावश्यक और अनुचित बल प्रयोग को रोकने के लिए ईरानी अधिकारियों से अपील की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने दावा किया कि ईरान में मौजूदा स्थिति अब एक पूर्ण मानवाधिकार संकट है। 16 सितंबर को 22 वर्षीय कुर्दिश महिला महसा अमीनी की हिरासत में मौत के विरोध में लहर शुरू होने के बाद जर्मनी और आइसलैंड के नेतृत्व में लगभग 50 देशों के एक समूह द्वारा कथित दुर्व्यवहार की जांच के लिए एक नया जांच मिशन बनाने के लिए लाए गए प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में बहस चल रही है। इस बैठक को पिछले महीने चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड की जांच के विफल प्रयास के बाद परिषद के भीतर पश्चिम के दबदबे के एक महत्वपूर्ण परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान की प्रतिनिधि खदीजा करीमी ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की एक बैठक में देश के मानवाधिकार रिकॉर्ड की दृढ़ता से बचाव किया। साथ ही हाल के विरोध प्रदर्शन को दबाने में इसकी भूमिका की जांच की जा रही है, ये भी बात उन्होंने सबके सामने कही। उन्होंने इस बहस को शर्मनाक और भयावह बताया। भारत ने विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक को फीफा वर्ल्ड कप में आमंत्रित करने के मसले को कतर के सामने उठाया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कतर ने बताया है कि जाकिर नाइक को फीफा विश्व कप 2022 में भाग लेने के लिए कोई निमंत्रण नहीं दिया गया था। वो हमारे यहाँ पे कानूनी सिस्टम में उनके आरोपी हैं और कानून द्वारा घोषित भगोड़ा हैं। हमने मलेशिया के साथ उनके एक्सट्रेडिशन की बात उठाई है, कोशिश कर रहे हैं।
हमने कतर के साथ भी इस मामले को उठाया है। हम उनसे भारत में न्याय का सामना करने के लिए सभी आवश्यक स्टेप्स कदम उठाने की जारी रखेंगे। भारत जीसीसी यानी खाड़ी सहयोग परिषद के साथ मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने और इसे जल्द से जल्द पूरा करने पर सहमत हो गया है। इसकी घोषणा केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए खाड़ी सहयोग परिषद के महासचिव डॉक्टर नायब फलाह एम अल हजरफी की उपस्थिति में नई दिल्ली में की। एफटीए की परिकल्पना माल और सेवाओं के पर्याप्त कवरेज के साथ साथ एक व्यापक समझौते के रूप में की गई है। फिर से शुरू हुई एफटीए वार्ता का पहला दौर जनवरी 2023 में होगा। We have agreed to pursue the free trade agreement between the GCC and India and resume the negotiations and conclude the same at the earliest. The GCC is already India's largest trading partner with bilateral merchandise trade in the year 21-22. It was valued at $154 billion. Bilateral trade in services between India and the GCC stood at around $14 billion. और अब खबरें यूरोपीय महाद्वीप से। रूस के हमलों से यूक्रेन में बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। रूस के पावर सेंटर पर मिसाइल हमले से यूक्रेन के एक बड़े हिस्से में ब्लैकआउट हो गया है। लोग बिना बिजली और पानी के जीने के लिए अभिशप्त हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव का लगभग 70% हिस्सा बिना बिजली के है। इस बीच यूक्रेन के कुछ हिस्सों में बिजली को बहाल करने की कोशिश भी की जा रही है। यूक्रेन के बिजली सेंटर के प्रमुख ने कहा कि यूक्रेन के जापोरिजिया परमाणु संयंत्र को यूक्रेनी पावर ग्रिड और डीजल जनरेटर से जोड़ा गया है। कई अग्रिम मोर्चे पर मिली भारी शिकस्त के बाद रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव एक बार फिर रूस के भीषण हमलों से दहल उठी। इन हमलों के चलते कीव के करीब 70 हिस्से में सुबह बिजली गुल हो गई। यूक्रेन का विद्युत नेटवर्क पहले ही संकट में है और इन हमलों ने सर्दियां शुरू होने के बीच हालात और खराब कर दिया है। इन हमलों के कारण पड़ोसी मोल्दोवा में भी बिजली का संकट पैदा हो गया। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ऊर्जा के बुनियादी ढांचों पर विनाशकारी हमले कर रहा है। कीव के मेयर विताली क्लिचको ने एक बयान में बताया कि इंजीनियर बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं और कुछ इलाकों में बिजली बहाल भी कर ली गई है। बिजली, हीटिंग पानी नहीं है, सारी आपूर्ति काट दी गई है। घर में आग लगी हुई थी और लाइनें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने बृहस्पतिवार को बताया कि रूसी सेना ने बुधवार को कीव और यूक्रेन के कई अन्य क्षेत्रों में आवासीय भवनों और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमले करते हुए 67 क्रूज मिसाइल और 10 ड्रोन दागे। यूक्रेन में अन्य स्थानों पर भी बुधवार के हमले से बाधित बिजली एवं जल आपूर्ति बहाल करने के प्रयास जारी हैं। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री हरमन हालुसेंको ने बताया कि पूरी तरह से काम कर रहे 4 में से 3 परमाणु संयंत्रों को ग्रिड से पुनः जोड़ दिया गया है। ये संयंत्र बुधवार के हमलों के बाद बंद कर दिए गए थे। रोज हमले हो रहे हैं, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। परमाणु संयंत्र की सुरक्षा को लेकर हम चिंतित हैं। यहाँ काम करना बेहद मुश्किल है। इस बीच कीव शहर के भीतर हुए हमले में खुद के हाथ होने से इनकार करते हुए रूस ने उल्टे यूक्रेन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। शहर के अंदर कीव शासन द्वारा घोषित सभी विनाश यूक्रेनी राजधानी के आवासीय क्षेत्रों में तैनात विदेशी और यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा लॉन्च की गई मिसाइलों के गिरने के कारण हुए हैं। इस बीच यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि यूक्रेन पर हमले के कारण संघ रूस पर 9वें प्रतिबंध पैकेज के साथ आगे बढ़ रहा है। हालांकि वॉन डेर लेयन ने प्रतिबंधों के एक नए दौर में क्या उपाय हो सकते हैं, इसका विवरण नहीं दिया। यूरोपीय संघ ने पिछले महीने आक्रमण पर प्रतिबंधों के 8वें पैकेज को मंजूरी दी थी, जिसमें इस्पात और प्रौद्योगिकी उत्पादों पर प्रतिबंध और मजबूत किया गया था। मैं घोषणा करती हूँ
कि हम नवे प्रतिबंध पैकेज पर तेजी से काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम बहुत जल्द G7 और अन्य प्रमुख भागीदारों के साथ रूसी तेल पर वैश्विक मूल्य सीमा को मंजूरी देंगे। इस बीच रूस ने कहा कि रूसी तेल की कीमतों को निर्धारित करने का समर्थन करने वाले देशों को तेल और गैस की आपूर्ति नहीं की जाएगी। हालांकि सभी आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद ही अंतिम फैसला किया जाएगा। G7 रूसी समुद्री तेल पर 65 से $70 प्रति बैरल पर कैप लगाने की सोच रहा है। हालांकि EU के कई सदस्य देश अभी तक कीमत पर सहमत नहीं हुए हैं और बातचीत जारी रखने के लिए तैयार हैं। हम उन देशों को तेल और गैस की आपूर्ति नहीं करेंगे जो तेल की कीमतों को तय करेंगे और इसमें शामिल होंगे, लेकिन संख्या को देखते हुए हमें अपनी स्थिति तय करने से पहले हर चीज का विश्लेषण करने की जरूरत है। नासा द्वारा जारी रात के समय के उपग्रह चित्र यूरोप के पड़ोसी देशों की तुलना में नवंबर में अधिकांश यूक्रेन अंधेरे में दिख रहा है। वहीं गुरुवार को ब्लैकआउट के बीच डॉक्टरों ने सर्जरी कर एक बच्चे की जान बचाई। बिजली, पानी, गर्मी करने वाली मशीन सब ठप पड़े थे। डॉक्टरों ने कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में उनके पास दो ही विकल्प बचे हैं, बच्चे को मरने दिया जाए या फिर बचाने का रिस्क उठाया जाए। फिर जो हुआ वो चमत्कार था। गाड़ी की नंबर प्लेटों के लिए दो देशों के बीच संघर्ष हो सकता है। हाँ, ऐसा हुआ है। सर्बिया और कोसोवो के बीच संघर्ष का लंबा इतिहास है। हालिया संघर्ष दोनों देशों के बीच गाड़ी के नंबर प्लेटों को लेकर हुआ है। फिलहाल समाधान निकल आया है। दोनों देशों के नागरिकों ने राहत की सांस ली है। सर्बिया और कोसोवो के बीच कारों के नंबर प्लेट को लेकर यह विवाद करीब 2 साल से जारी था। यूरोपीय देश कोसोवो और सर्बिया, यूं तो दोनों के बीच विवाद अस्तित्व और इतिहास का है, लेकिन ताज़ा झगड़ा गाड़ियों के नंबर प्लेट को लेकर है, जो पिछले 2 सालों में किसी न किसी समय धधक उठता है। लेकिन अब दोनों देश इसे हल करने के लिए सहमत हो गए हैं। दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे यूरोपीय संघ के विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा है कि मामले के समाधान के लिए समझौता हो गया है। समझौते के तहत सर्बिया कोसोवो में रहने वाले सर्ब समुदाय के लिए अपने देश का कार प्लेट नंबर आगे जारी नहीं करेगा, तो वहीं कोसोवो सर्बियाई नंबर प्लेट वाले वाहनों को फिर से पंजीकृत करने की मांग को नहीं दोहराएगा। दोनों पक्ष उन उपायों पर सहमत हुए हैं जो आगे बढ़ने से बचते हैं और संबंधों के सामान्यीकरण पर हमारे प्रस्ताव पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं। मैं आने वाले दिनों में पार्टियों को अगले कदमों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करूंगा। सोमवार को जब कोसोवो ने EU के प्रस्तावित मसौदे को मानने से इनकार कर दिया तो बोरेल ने नाराजगी जताई थी, लेकिन कोसोवो अपने प्रमुख सहयोगी अमेरिका के दबाव में वार्ता में लौट आया और सर्बियाई नंबर प्लेट वाली कारों पर जुर्माना लगाने की शुरू होने वाली प्रक्रिया से एक दिन पहले दोनों देशों के बीच इसका हल तलाशने पर सहमति बन गई। सोमवार को EU प्रस्ताव पर सहमति न बन पाने के बाद क्षेत्र में नस्ली हिंसा भड़कने की आशंका जताई जाने लगी थी। अब समझौता हो जाने के बाद दोनों समुदाय के लोगों ने राहत की सांस ली है। ये तनाव कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे लगता है कि यहाँ हर कोई उम्मीद करता है कि कोई घटना नहीं होगी और सब कुछ शांति से खत्म हो जाएगा। यहाँ के उत्तर में लोग सर्बिया राज्य की ओर देखते हैं और वे सर्बिया राज्य का समर्थन करते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। सर्बिया और कोसोवो के बीच कारों के नंबर प्लेट को लेकर यह विवाद करीब 2 साल से जारी है। कोसोवो पहले सर्बिया का हिस्सा था, लेकिन 2008 में उसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। वहीं कोसोवो में सर्बियाई मूल के करीब 50,000 लोग रहते हैं, जिन्हें आज भी सर्बिया का समर्थन मिला हुआ है। ये 50,000 लोग आज भी कोसोवो का अधिकार मानने से इनकार करते हैं और खुद को सर्बिया का हिस्सा मानते हैं। सर्बिया भी कोसोवो को मान्यता नहीं देता है और कहता है कि वो कोसोवो की स्वतंत्रता को कभी स्वीकार नहीं करेगा। इस महीने कोसोवो की सरकार ने आदेश दिया था कि सर्बिया में जारी कारों की प्लेट नंबर को स्वीकार नहीं किया जाएगा और लोगों को उन्हें बदलकर स्थानीय नगर परिषदों से जारी नंबर प्लेट लगानी होगी। इस फैसले के विरोध में सैकड़ों पुलिस अफसर, जज, वकील और अन्य अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सरकार ने ऐलान किया था कि पुरानी नंबर प्लेट कार से चलने वाले लोगों को जुर्माना लगाया जाएगा।
दरअसल सर्बिया कोसोवो की स्वतंत्रता को मान्यता नहीं देता है। वर्ष 2019 में नाटो के हस्तक्षेप के बाद शांति समझौता हुआ था। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज।